सोशल मीडिया की दुनिया में नए सूरज चमकते हैं। हर पोस्ट, हर वीडियो में नए ख्वाब सजते हैं। कभी मुस्कान, कभी प्रेरणा बनकर ये लहराते हैं। नीतू और पूनम जैसे युवा सितारे हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। आज अपना आसमां में मिलते हैं उन चेहरों से जिन्होंने सोशल मीडिया को बनाया है एक सशक्त माध्यम सपनों के इस सफर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर्स की और आज हमारे साथ दो जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर्स या मैं यूं कहूं युवा इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं नीतू बिष्ट। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। और हमारे साथ हैं पूनम बिष्ट। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का अपना आसमां कार्यक्रम में। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा इन्फ्लुएंसर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खास शो में, जहां पर बहुत सी महिलाएं जो है वो आपको देखकर प्रेरित होंगी, बहुत सी बच्चियां, बहुत सी लड़कियां आपको देखकर प्रेरित होंगी। तो आपके संघर्ष और सफ़र की हम शुरुआत करेंगे और मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी नीतू जी। कब आपको लगा कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए या आपके कदम कब बढ़े सोशल मीडिया की ओर? मेरे कदम बढ़े जब मैं 19 साल की थी, लेकिन जब मैंने अपना स्कूल किया, कंप्लीट किया 12th, तो घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी। तो मैं ये चाहती थी कि मैं जॉब करूं। मेरी जो सिस्टर है वो ट्यूशन पढ़ाती थी काफ़ी सारे बच्चों को और ऑनलाइन भी ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं भी कुछ करूं, क्यों यही करे सब कुछ। तो मेरे घर में सब कुछ ना कुछ काम करते थे। मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है, तो मेरा भाई अलग काम करता था, मतलब सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते थे। तो और मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मैं चाह रही थी कि मैं भी काम करूँगी। लेकिन मम्मी ने मुझे रोका कि मेरी एज अभी नहीं हुई है तो 1 साल और रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने अपनी बहन को कन्विंस किया, क्योंकि यही थी एक मेरी सोच ना, जो मम्मी तक लेके, क्योंकि ये मम्मी की फेवरेट है, तो यही मम्मी तक लेके जाती थी बातों को कि मम्मी जाने दो, करने दो, काम करने दो। तो मैंने वहाँ से, जब मैं 17 ईयर्स की थी, मैंने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। तो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी एक रिसेप्शनिस्ट की, मैंने जॉब की थी रमेश नगर दिल्ली में। वहाँ पर मैंने 1 महीना जॉब किया और फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि 9 to 5 जॉब मेरे लिए नहीं बनी। सुबह जाना और वही 1 महीने तक वही करना, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने इवेंट लाइन स्टार्ट करी, इवेंट में काम करना स्टार्ट किया। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपने ज्वाइन की? वो मैंने बाद में किया। मेरी खुद की कंपनी थी, हम दोनों की खुद की कंपनी थी। उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे शोज़ करे। फिर मैं मॉडलिंग की तरफ गई जब मैं 19 साल की हुई। तो मैं मॉडलिंग मैंने स्टार्ट करना। मुझे बहुत सारे ब्राइडल शूट्स मैंने बहुत किए हैं। शादी से पहले मैंने इतने ब्राइडल शूट कर लिए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मतलब ऐसा था नहीं कि मैं अपना ये लुक रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे लुक हो चुके थे। तो मैंने शूट करना स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे फेवर में नहीं थी, लेकिन मैंने उस टाइम पर बिल्कुल हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे सर पे मेरी मम्मी का हाथ था और मेरी बहन का हाथ था। मैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, मैं 17 साल से काम कर रही हूँ। आज मैं 27 ईयर्स की हूँ। तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मम्मी ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था। और मैं एक चीज़ बताने भूल गई कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो जब मैंने पास किया तो मम्मी ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये एयर होस्टेस वाला सपना जो था, ये कब देखा था? 17 साल की उम्र में जब काम करना सोचा था या फिर उससे पहले? उससे पहले, जब मैं 10th क्लास में थी। मेरी एक कज़न सिस्टर थी, वो एयर होस्टेस थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वो काम करती थी और वो आती थी घर में अपनी मम्मी से मिलने 6 महीने में। तो मैं ऐसे सोचती है मैं भी जाऊंगी। और क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रहते थे, राष्ट्रपति भवन में, जहाँ से हम बाहर नहीं जाते। वहीं पर स्कूल है। आपके फादर राष्ट्रपति भवन में जॉब किया करते थे। फिर मेरी मम्मी भी करती थी, दोनों ही करते थे। तो मैंने एक ऐसा माहौल देखा था जहाँ पर जॉब वहीं पर है, घर वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। तो मुझे बाहर निकलना था। और मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि हम सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब करें, मेरी बहन भी करे, मैं भी करूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। तो मैंने एयर होस्टेस का अपना इंटरव्यू दिया जाकर। जब मुझे पता चला कि मुझे 2 लाख पे करने पड़ेंगे, मैंने मम्मी को जाके बताया कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, प्लीज़ दे दो। तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मेरा वो दिल वहीं पर टूट गया और एक पूरे दिन मैंने खाना नहीं खाया। लाइफ में पहली बार ऐसा होगा कि मैंने वो पूरे दिन खाना नहीं खाया। मैं गुस्सा थी अपनी मम्मी पर कि मेरी मम्मी मुझे 2 लाख रुपए नहीं दे सकती इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरी मम्मी को कुछ डाउट्स थे, तो मेरी बहन ने भी कन्विंस किया, मगर मम्मी नहीं हुई, क्योंकि एक सिंगल मदर के लिए 4 बच्चों को पालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मम्मी का बस यही था, मम्मी ने मना कर दिया था और मैं बिल्कुल मैं बस रो रही थी। मेरी बहन आके मुझे खाना दे रही थी कि खा ले, मम्मी नहीं देख रही, खा ले, लेकिन मैंने नहीं खाया।
फिर नेक्स्ट डे जो मेरी नेबर में एक दीदी रहती थी, उन्होंने मुझे बताया, प्यार से बिठा के समझाया कि एक मम्मी सिंगल मदर है, नहीं कर पा रही हैं इतना, तू खुद सोच। तो मैंने ना सोचा और फिर मैं खाना खाना स्टार्ट कर दिया। मैं भूल गई, मैंने सोचा चलो रात गई बात गई, भूल गई मैं उस चीज़ को। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, उसमें मैंने काफ़ी अच्छा मैं अर्न करने लग गई। मुझे पर डे के 2000, 4000, 5000 ऐसे पैसे मिलते थे। मेरा मेकअप हो जाता था फ्री का, मेरा शूट हो जाता था। अच्छा इंस्टाग्राम था उस टाइम, टिकटॉक तो मैं इतना नहीं थी, इंस्टाग्राम था। इंस्टाग्राम है अभी भी, तो मैं उस पर वीडियोस बनाती थी, लोगों को बहुत इनिशियल शुरुआत जो है वहाँ से आपने छोटी छोटी वीडियोस बनाने सीखी। इंस्टाग्राम से की मैंने शुरुआत, तो लोगों को पसंद आया वीडियोस बनाना। काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया, अरे एक्टिंग नहीं आती है क्या आप, बट मेरी बहन जो है ना, उसने कमेंट्स बंद कर दे, तू बस अपना करती जा। तो मैंने अपना बस वहाँ से स्टार्ट किया इंस्टाग्राम। फिर मैं टिकटॉक पर आई। टिकटॉक मेरे लिए इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे ना एक्टिंग का कीड़ा था कि मैं ना टीवी पर जाके काम करूँगी। तो ऐसा मेरे बहुत सपने बहुत सारे थे। मैं अगर आपको बताऊंगी तो पूरी लंबी लिस्ट है, रात हो जाएगी। मेरे सपने बहुत थे, है ना दीदी, मेरे बहुत सपने थे कि मैं ये करूँगी। कंप्लीट किए हैं अपने सपने, ऐसा नहीं है। हाँ, बट मेरी एक्टिंग का था कि मैं टीवी पे जाके काम करूँगी और मेरा खुद का मतलब मैं एज अ लीड रोल करूँगी। तो बस मैंने अपना स्टार्ट किया, मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। इंस्टाग्राम पे तो मुझे ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा था, 2 लाख के अराउंड मेरे फॉलोवर्स थे। टिकटॉक मैंने जब स्टार्ट किया तो उसमें ऐसा नहीं था जैसे पानी चल रहा है वैसे फॉलोवर्स आते थे। तो 1 मिलियन मेरे 3 महीने के अंदर हो गए थे। मेरी बहन को एक्टिंग में नहीं था, सिर्फ मैं ही करती थी। तो मेरे घर में बोलते थे क्या कर रही है, और हंसते रहते थे, मतलब बहुत मजाक। तो वहाँ पे अर्निंग शुरू हो गई थी? हाँ, सोशल मीडिया से अर्निंग आनी शुरू हो गई। जी। अगर आप प्रमोशन भी करते हो ना सोशल मीडिया पे, तो उससे भी पैसे मिलते थे। तो मेरा तो ऐसा था, मुझे कोई प्रोडक्ट्स भेज देता था कि ये हमारे मेकअप का है, कि आप इसको थोड़ा सा मेकअप लगा दो और आप इसमें मुझे टैग कर देना। तो वहीं से अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, कम मिलता था लेकिन उस टाइम पर वो ठीक था, अच्छा था। तो वहीं से हम लोगों ने मतलब मैंने कमाना स्टार्ट किया। मेरी बहन का अलग था, मेरा बिल्कुल अलग था। तो बट मेरा ऐसा था कि मैं ना कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं हो पाती थी। मुझे ऐसा लगता था ये अब मैंने कर लिया, मेरा नेक्स्ट क्या है। मैं हमेशा से यही सोचती थी, और आज भी मतलब जो उड़ान है आपकी वो लगातार ऊंची से ऊंची होती जा रही थी और आप और ऊंचा उड़ना चाहती थी। हाँ जी, ख्वाब बड़े थे आप। जी मैं मतलब हमेशा से मैं ये चाहती थी। मैं सच बताऊं तो जब मेरे पापा की डेथ हुई, 11 साल की थी मैं, और मैंने वो सिचुएशन देखी है कि हमारे 11 साल से लेके, मतलब जब मैं 11 की थी, मैंने 14 साल से बहुत स्ट्रगल देखा। मेरी मम्मी का भागना, ऑफिस जाना। मेरी मम्मी 5 बजे सुबह उठती थी, हमारे लिए खाना बना के जाती थी, ब्रेकफास्ट रेडी करती थी, लंच रेडी करती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मम्मी करती थी। तो हम चारों बहन भाई देखते थे ना, तो हमें बहुत रोना आता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत इमोशनल चीज़ें थी वो। लाइफ में बहुत छोटी उम्र में पिता को खो देना एक रास्ता बंद कर देता है। हमें लगता है कि शायद अब हमारे सर के ऊपर से छत चली गई। ऐसे में एक बड़ी सोच रखना कि हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन उससे बड़ी चीज़ अपनी माँ का सपोर्ट बनेंगे, ये कितनी बड़ी चुनौती रहती है? बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। और एक जो मेल का सपोर्ट होता है ना घर में, एकदम से वो चले जाना, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था। मैं सच बताऊं तो हमारे फादर की डेथ से पहले मैंने कोई डेथ ही नहीं देखी थी। तो वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, और बहुत ही मतलब हम स्कूल से आ रहे हैं, मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैंने अपनी मम्मी को देखा है, और मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, लेकिन मेरी मम्मी ने जिस तरीके से संभाला हम 4 बहन भाइयों को, इनक्रेडिबल। मतलब कोई और अगर होता ना, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत लोगों ने पता है ताने दिए कि आप गांव चले जाओ, आपसे नहीं होगा, क्योंकि 3 बेटियां हैं, कैसे शादी कराओगे। तो बहुत चीज़ें ऐसी देखी, लेकिन मेरी मम्मी खड़ी रही। मेरी मम्मी ने बोला मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बिल्कुल सही सलामत है, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं काम करूँगी। और वो काम करती रही। उन्होंने अपने काम से हमें पाला पोसा। मेरी मम्मी का एक ही बात है, मम्मी जो कहती हैं कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अपना काम खुद करो, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी चीज़ की, आप कमा सकते हो, आप खा सकते हो। बिल्कुल। एक वीडियो है जो आप लोगों ने साझा की है, आपने और आपकी माताजी ने, जिसमें आपने ये भी शेयर किया है कि आपकी लाइफ से जुड़ा हर शख्स आपकी वीडियो में नज़र आता है, आपके पिताजी क्यों नहीं नज़र आते, जिसमें आपने सब बताया कि आप कितने वर्ष की थी, आपके भाई बहन शायद स्कूल में थे, और माताजी ने फ़ोन किया, वो लगातार आईसीयू में आपके पिताजी के साथ थी, और शायद आप इतनी बड़ी नहीं थी कि आप समझ सकें। शायद वो बच्चे इतना ही समझ सकते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई और जल्दी बुला लिया, लेकिन वो जो एक उस समय टीस रही होगी, एक दर्द रहा होगा, और उसके बाद से सर के ऊपर से वो साया हट जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आप फिर भी उससे उभरी,
आप एक बेटे बनकर आपने कदम आगे बढ़ाए और एक घर परिवार का सपोर्ट बनी, उसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं, आपके इस जज्बे को सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक बड़ा सैल्यूट एक बड़ी बहन को भी मिलता है, क्योंकि जब बड़ी बहन आगे ढाल बनकर खड़ी रहे तो मुझे लगता है कि छोटी बहन को वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो अपने सपने देख सकती है और सपनों की उड़ान भर सकती है। पूनम, आप तो सोशल मीडिया की तरफ कभी नहीं थी, आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और बड़ी बहन तो बड़ी ड्यूटीज़ भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा, और सामने अगर छोटे भाई बहन हो तो उनका ध्यान रखने की अलग जिम्मेदारी जब सिंगल मदर हो। तो कैसे लाइफ बदली? लाइफ ऐसे बदली जब हम लोग मतलब हम पहले, मैं भी इंस्टाग्राम पे थी, हम डब स्मैश एक ऐप होता था, हम वो बनाते थे उसमें से और वो डालते थे हम इंस्टाग्राम पे। तब मैं भी थी, पर मुझे लग रहा था कि ये मेरी लाइन नहीं है, और मम्मी ने भी बोल दिया था कि तू एक्टिंग मत कर तू कुछ और कर, तू पढ़ने में अच्छी है तो तू कुछ और कर। तो फिर मुझे लगा कि चलो मुझे यूपीएससी करनी चाहिए, पीछे से चल रहा था कि ऐसा कि यूपीएससी करते हैं। तो 2017 में हम दोनों ने हम दोनों साथ ही साथ रहते थे, इसके हम कहीं ऑडिशन में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं। लगभग कितनी बड़ी हैं आप इनसे? मैं 4 साल बड़ी हूँ जी। हाँ, तो जब भी हम कहीं पे कुछ भी करते थे तो हम लोग साथ साथ ही रहते थे। तो जैसे जब 17 आया तो मुझे लगा मुझे यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, और ये चली गई एक्टिंग की तरफ, टिकटॉक की तरफ। इसका पहला टिकटॉक भी मैंने ही बनाया था, एक मूवी का डायलॉग था, मुझे याद है, भी हम खान मार्केट में थे, तो मैंने कहा चल तू इस साइड जा, और तब मैंने अपना फॉर्म फिल किया था अपनी कोचिंग के लिए। तो वहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो गई, वरना हम पहले एकदम साथ साथ रहते थे। बट यूपीएससी मतलब मैंने 5 साल दिए यूपीएससी को, बट वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि क्या करूँ लाइफ में, कुछ हो, ऐसा होता है ना, जैसे आप बड़े भाई बहन हो, आपका छोटा भाई बहन अर्न कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, एक प्रेशर आ जाता है लाइफ में। तो वो प्रेशर मैंने फील किया उस टाइम पे। तो फिर मुझे लगा कि क्या किया जाए। जब मैं अपना 4th अटेम्प्ट दे रही थी तो फिर मेरे को एक जॉब का ऑफ़र आ गया। तो मेरे मतलब नोन थे वो, उन्होंने मुझे जॉब का ऑफ़र दिया, वो स्टार्टअप कर रहे थे, काफ़ी दूर था मेरे घर से, बट स्टिल मैंने वहाँ जाना प्रेफर किया। और जब मैं वहाँ जाती थी तो मैं बाय मेट्रो जाती थी, तो 1.5 घंटे में मेट्रो में बैठती थी। तो मैं सोचती थी यार मैं क्या कर रही हूँ लाइफ के साथ, मुझे कुछ बड़ा करना था हमेशा से लाइफ में। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई देती हूँ यूट्यूब को। तो फिर मैंने यूट्यूब पे अपना जर्नी स्टार्ट की एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने मतलब ब्लॉगिंग बनाना स्टार्ट किया, ब्लॉग करना स्टार्ट किया। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। आप क्या कंटेंट तैयार करेंगे, क्या परोसेंगे? एक्चुअली जब आप शुरुआत करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा ऑडिशन भी देते हैं। अमूमन अगर आपको एक फिल्म के लिए काम करना है तो आप डायरेक्टर के आगे ऑडिशन देंगे, या एक टीम होती है जिसके आगे आपको ऑडिशन देना है। लेकिन दरअसल सोशल मीडिया में आने के बाद एक बड़ा कदम ये होता है कि आप, मुझे लगता है 140 करोड़ तो भारतीयों के आगे, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आप पूरी दुनिया के आगे अपना एक ऑडिशन दे रहे हैं, और वहाँ से आपको पास होना है। और पास होने का मतलब ये है कि लोग आपके कंटेंट को लाइक करें, उन्हें पसंद आए। तो क्या जहन में था, किस कंटेंट की ओर हम जाएं? क्या कभी दोनों ने आपस में बात की जब दोनों एक साथ आगे बढ़े? तो एक्चुअली ये जॉब कर रही थी, तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया था। तो ये अपनी स्टडीज भी करती थी, हमारे साथ वीडियोस भी बनाती थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं और लखन काफ़ी ज़्यादा, मैं और मेरे हस्बैंड लखन, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए थे पॉपुलर। तो अच्छा, शुरुआत क्योंकि आप लखन के साथ कर चुकी थी और तब तक ये अपनी तैयारी कर रही थी, ये बीच बीच में आती थी। अच्छा, हाँ, ओके। नहीं, वो तैयारी के बाद, तैयारी पे नहीं आती थी मैं, जब मैं जॉब करी थी तब। जब मैंने यूपीएससी छोड़ दी थी फिर मैं जॉब करी थी, मैंने 4-5 महीने जॉब की होगी, उस टाइम पे आती थी मैं बीच बीच में। तो हम ननंद भाभी जो आप देखते हो, आप लोग देखते हो, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो हम वो शूट करते थे। तो ये कंटेंट क्या रहेगा, ये कौन तय करता है? कैसे मन में आया कि यही कंटेंट बनाना चाहिए? सारी क्रिएटिविटी हमारी नीतू को जाती है, सब कुछ ये तुरंत वो बना रही थी, मतलब होता है क्रिएटिव माइंड होता है, तो इसका वो है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं ना पढ़ाई में अच्छी थी, ना मैं बोलने में अच्छी थी। मतलब मेरी लैंग्वेज ही, मतलब मैं कुछ भी बोल के कहीं पर भी चली जाती थी। तो मैं हमेशा से अपने आप को इसी चीज़ के लिए बोलती थी कि यार मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं, मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, मुझे मेकअप भी करना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगी लाइफ में। लेकिन लोग आपको मिस परफेक्शनिस्ट के रूप में देखते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मैं बताऊँगी, मेरे हस्बैंड ने, लखन ने और मेरी बहन ने, इन दोनों ने मुझे ये चीज़ बताई कि तुझ में है, छुपा हुआ है वो। तो वो मैंने ढूंढा। मैं हर एक लड़की से, हर एक इंसान से भी यही बोलूँगी कि आपके अंदर टैलेंट होता है, वो आपको सिर्फ ढूंढना पड़ता है। मैं सच में, दीक्षा जी, मैं सच में ये सोचती थी मुझ में कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसा बोलते हैं ना कि ब्यूटी विथ नो ब्रेन, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि लोग मुझे बोलते थे ब्यूटी और ब्रेन, मतलब मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे, मैं कहती थी नहीं यार, मुझ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि मैं सिर्फ ब्राइडल शूट जाती थी, अपना फोटो शूट करती थी, पोजेस देती थी, बस घर आ जाती थी, लेकिन कुछ और करना था। फिर मैंने अपनी बहन को, जब वो जॉब कर रही थी, मैंने बोला तू आ, हम लोग शूट करेंगे। यूट्यूब स्टार्ट मैंने और लखन ने कर दिया था, व्लॉग्स, हमें बहुत प्यार मिल रहा था। फिर ये बीच में आती थी, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी जो कि एक्चुअल है। आप देखते हो कि ननंद भाभी की कितनी लड़ाई होती है। टचवुड मेरी तो नहीं होती, मेरी ननंद बहुत अच्छी है बट हम लोगों ने देखा है हमारे नेबर्स में।
तो वो हमने सोचा कि हम वो उनको वैसे ही बनाएंगे वीडियोस जैसे हमने देखा है। लेकिन एक जर्नी और बदली लाइफ ने और यू टर्न लिया जब आपकी लाइफ में लखन आए, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर एक साथ कंटेंट तैयार करना शुरू किया। लखन कैसे मिले आपको और कैसे वो जर्नी शुरू हुई? बहुत ही स्पेशल था वो दिन, लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले जनवरी में। एक्चुअली मैसेजेस में बात होती थी, लेकिन लखन क्रिकेट खेल रहे थे तो वो मुंबई जाना, कभी कहीं जाना। बिल्कुल। हाँ, तो एक दिन टिकटॉक का इवेंट था तो हमें उसमें मिलना था, तो हम वहीं मिले। लेकिन हम इवेंट में नहीं गए, हमने बोला हम अपना कंटेंट शूट करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो वो रात हो गई थी ज़्यादा, तो मैं अपने घर चली गई थी। मैंने कहा नहीं बहुत रात हो गई, अब मैंने जाती। 7 बज गए थे, ठंड का टाइम था जनवरी का। तो मैं लखन के घर गई, हम लोगों ने वहाँ पर लखन की सिस्टर के साथ, उसके भाई के साथ शूट किया। वो पहली वीडियो बहुत स्पेशल है तो हमने दोनों ने शूट किया। हमें नहीं पता था वो वीडियो बहुत वायरल चली जाएगी टिकटॉक पर। इंस्टाग्राम पे हमने शूट नहीं किया था स्टार्ट कंटेंट में, हमने टिकटॉक पे किया था। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुई वो जर्नी 2020 से। और लॉकडाउन में मैं उसके घर में फंस गई थी, और वहाँ से हमने बहुत सारे ऐसे, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड का दिमाग बहुत चलता था, तो वो हर चीज़ की अभी हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो लखन की फैमिली, लखन ने उस टाइम पर बहुत सपोर्ट किया। तो आई थिंक वो जर्नी बहुत स्पेशल थी, क्योंकि हम लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस बनाई थी मेरी, चाहे ब्राइडल शूट हो, मेरे फैशन का हो, सब कुछ वहाँ चल रहा था। लेकिन एक एक्टिंग जो मैं करना चाहती थी स्टार्टिंग से, कि मैं एक सीरियल में जाऊँगी, एक्टिंग करूँगी, मेन लीड होगा, वो सब मेरे हस्बैंड के थ्रू हुआ। और वहाँ से ज़िंदगी ने एक यू टर्न भी लिया, और उसके बाद जो लोग आपको सोशल मीडिया पे एक साथ देखते थे कि ये जो 2 लोग हैं, हमें इन्हें हमेशा के लिए एक साथ देखना चाहते हैं, वो हमेशा के लिए एक भी हो गए और हैशटैग लखनीत बन गया। तो मतलब लखन और नीतू ने मिलकर लखनीत एक जो है वो नाम, स्थापित नाम कर दिया। और उसके बाद मुझे लगता है परिवार के कई लोग जुड़े, और जितने लोग जुड़े उन्होंने सोशल मीडिया पे एक नया मुकाम भी हासिल किया। और इसी तरीके से पूनम जी भी आगे एक कदम बढ़ाए, आगे चली आई, और उन्होंने भी सोशल मीडिया पे एक नया मुकाम हासिल किया। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, एक चुनौती होती है। लोगों का आपको प्यार भी मिलता है तो लोगों की ट्रोलिंग भी मिलती है। क्या कोई ऐसी वीडियो याद आती है जिसमें आप लोगों को इतना प्यार मिला हो कि आपको लगा हो कि अब हमें एक साथ ही काम करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा वीडियो जिसने आपको इतनी ट्रोलिंग दी हो कि आपको लगा हो कि हमने क्या कुछ गलत कर दिया? टचवुड ट्रोलिंग इतनी हुई नहीं है क्योंकि हमने जो कंटेंट बनाया ना बहुत फनी बनाया है। हमने कभी कोई सीरियस नहीं बनाया, कोई ऐसे मुद्दे पर नहीं बनाया। हमने हमेशा फैमिली कंटेंट बनाया है, और एक हेल्दी फाइट दिखाई है हमने। ननंद भाभी की जो होती है ना खिटपिट, सास बहू की जो होती है खिटपिट, वो सब दिखाई है। तो आई थिंक अगर हाँ मिलता, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिला है कि आप ये क्या दिखाते हो, इससे भी बुरी ननंद होती है, इससे भी अच्छी ननंद होती है, ऐसा नहीं, ऐसा होता था लेकिन बहुत कम स्टार्टिंग में हुआ था जब मेरे कि ये बहुत बुरी ननंद है, इसको टैग मिल गया था बहुत ही गंदी ननंद है। स्टार्टिंग के 3 महीने तो बहुत बुरा था, मेरे को बहुत गंदे कमेंट आते थे, लेकिन इसने कभी माइंड नहीं किया। लेकिन आपने कभी इनको कहा नहीं कि तुमने मुझे ऐसा रोल क्यों दिया कि लोग मुझे ट्रोल करने लगे? पता नहीं, मैं अपनी जो मेरी रियल इमेज है उससे हटके मैं रोल कर रही थी, ऐसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो अब जब लोग मुझे बोलने लगे यार, मुझे लगा कि थोड़ा हमें अच्छा करना चाहिए अब ननंद को, लेकिन लोग वैसा ही पसंद करते, अच्छा बना देंगे तो कोई देख ही नहीं रहा था। तो वो जो लोगों के कमेंट्स थे, क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थे, या कभी आप बाहर जाते थे तो लोग आपको रोक के बोल देते थे कि आप अपना रोल ठीक कीजिए? नहीं, अभी हम लास्ट नहीं, बहुत लोगों ने बोला भी है इसको कि आप अच्छा मारती क्यों, इनका खाना क्यों खा जाती हो सारा, ऐसे बच्चे बोलते हैं स्पेशली। और एक बार हम किसी स्क्रीनिंग पे गए थे तुम्हारी मूवी की, अभी जो दोबारा री रिलीज हुई थी, तो वहाँ पे एक बच्ची मुझे देख के रोने लग गई। नीतू के साथ उसने फोटो क्लिक कराई और मुझे देख के रो रही कि ये अच्छी नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है हमारे कंटेंट का लोगों पर, क्योंकि लोग हमें बिल्कुल उसी तरीके से देखने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत कुछ क्रिएटिव किया, परिवार के साथ आपने जोड़कर परिवार के बारे में लोगों को बताया, परिवार ऐसा भी होता है, रिश्ते ऐसे भी होते हैं, ये बताया। लेकिन ये हम रील की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं रियल लाइफ में शिफ्ट करूं, तो क्या नीतू कभी ऐसा होता है कि हम अपनी आम जिंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं हम शूट कर रहे होते हैं, ऐसे में हमारी पर्सनल लाइफ मतलब रियल लाइफ और रील लाइफ, इसमें फ़र्क नहीं रह जाता, या फिर ये बहुत इम्पैक्ट करने लग जाती है, हमारी रील हमारी रियल को बहुत इम्पैक्ट करने लग जाती है? क्या कभी ऐसा हुआ लाइफ में? बहुत बार हुआ है, बट फिर हम लोगों ने उससे सबक सीखा कि हमें कम चीज़ें दिखानी है, सब चीज़ नहीं दिखानी, क्योंकि नज़र भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बस हमने उस पर कंट्रोल किया, और हम लोग सारी चीज़ें नहीं दिखाते, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, हम जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं दिखाते। तो मतलब फ़र्क पड़ा, ऐसा नहीं है नहीं पड़ा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी शादी के बाद, स्पेशली मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। लेकिन फिर वही है ना कि अगर एक बार ही हो जाए तो हो जाता है कि ठीक है अब आपको ऐसा नहीं करना कुछ भी।
क्योंकि आप बेसिकली आप लोगों को एक कंटेंट सर्व कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ उस पर हिट हो रही है। हर समय हम कैमरा के सामने होते हैं, लेकिन हमारी जो रियलिटी है कहीं ना कहीं आप छुपा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बता भी रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर एक जजमेंटल भाव आ जाता है, लोग आपको उस नज़र से देखने लग जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है, या ऐसे कई लोग ऐसा फेस कर रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ साझा करना चाहें? ब्लॉग करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप 100% जो आपकी लाइफ में चल रहा है सुबह से रात तक आप वो दिखा रहे हो। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको दिखाना क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर टाइम खुश है, कि आज खुश है कल खुश है, डेली ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं वो डेली खुश हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक पार्ट दिखाते हैं, एक पार्ट छुपाते हैं, वो हर कोई कर रहा है। ये चीज़ 100% हर किसी की लाइफ में है। नहीं तो पर्सनल लाइफ बैलेंस करना इस बीच कितना मुश्किल हो जाता है? मेरे हिसाब से टाइम देना होता है हर एक रिलेशन को। मुश्किल तो होता है क्योंकि मेरा जो काम है ना, मैं आपको बताऊं, मेरे यूट्यूब पे 15 चैनल्स हैं, फेसबुक पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आई थिंक 7-8 चैनल्स हैं। तो मेरे लिए हर टाइम कैमरे के सामने मैं सुबह 4 बजे 4-4:30 बजे उठ जाती हूँ और 8 बजे मेरा पैकअप होता है, तब तक मैं कैमरे के सामने ही रहती हूँ। मेरे लिए बहुत कम होता है कि मैं टाइम निकालूँ, लेकिन जब मैं निकालती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से निकालती हूँ। तो दोनों लाइफ बहुत अलग अलग चलती है, बट पर्सनल लाइफ मतलब जो फैमिली टाइम होता है वो देना हर एक क्रिएटर के लिए, हर एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं देती है तो फिर उस पर वो टैग लग जाता है कि आपने वो टाइम नहीं दिया। और हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप देखोगे कि व्लॉगिंग में लोग ऐसे बोलते हैं, अरे आज आप वहाँ नहीं गए, अरे आज आपने इनसे बात नहीं करी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और हम क्रिएटर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पूरी अपनी लाइफ ओपन रखते हैं। हमारा तो डेली व्लॉगिंग होती है, बिल्कुल, तो उसमें हम डेली चीज़ें दिखाते हैं कि सुबह से शाम तक हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अब इसने बिल्कुल सही बोला कि हम सारी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन उनको ये भी जानना है कि क्या आपके साथ गलत भी हो रहा है, तो हम वो भी दिखाते हैं, लेकिन हर एक चीज़ नहीं दिखाते, क्योंकि छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, उनके लिए भी सही नहीं है वो देखना। सुबह से लेकर शाम तक हम आपकी पूरी ज़िंदगी रील में देखते हैं, दोनों की ज़िंदगी। क्या समझें, कितने प्रतिशत वो रियल होती है और कितने प्रतिशत रील होती है? देखिए, जो व्लॉगिंग में है वो 100% रियल होता है। हम लोग कोई फेक नहीं करते हैं कि हम कैमरे के आगे कुछ हैं और पीछे कुछ हैं। अगर बात की जाए किसी स्क्रिप्ट की, तो वो नॉर्मली कि उसमें तो लिखा है कि आपको ऐसे एक्टिंग करनी, तो वो तो फेक ही होता है। लेकिन हम जो व्लॉग में है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि हम अपनी लाइफ रखते हैं और हमारी जितनी भी ऑडियंस है, हम उनको अपनी ऑडियंस या फैमिली, वो नहीं कहते फ़ैन नहीं कहते, हम उनको फैमिली कहते हैं, तो हम उनसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो आई डोंट थिंक वो 1% भी हम लोग कुछ झूठ बोलते हैं कि ये हमारा रिलेशन है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और है। वो दिख जाता है, ऑडियंस को भी दिख जाता है। नहीं तो आपकी रील्स में या आपकी वीडियोस में एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आती है, वो आपका एक फेज़ है आपकी लाइफ का। वो ये है कि आप जो जानवर हैं उनसे बहुत प्रेम करती हैं, और आप सुबह जिस तरीके से आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप उन्हें जैसे जाके खाना खिलाती हैं, क्या सच में आप वैसी हैं या सिर्फ आप ये संदेश देने के लिए करती हैं? मैं बताती हूँ, सच में वैसी ही है ये, और ये डेली उठ के जाती है, बहुत बड़ी बात है। इवन हम किसी यूट्यूब के या किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो हमें और क्रिएटर मिलते हैं, वो इसको बोलते हैं कि हम आपसे इन्फ्लुएंस हुए हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, स्ट्रीट डॉग को खाना देने के लिए। तो बिल्कुल रियल है वो, उसकी साइड ही वैसी है। नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, मैंने कभी ना वो स्टार्टिंग से नहीं दिखाया कि मैं डॉग्स को खाना देती हूँ, काऊ को खाना देती हूँ, हेल्प करती हूँ लोगों की। मैंने हमेशा छुपा के रखी वो चीज़ें कि मुझे नहीं दिखाना। आप हेल्प करें तो क्यों सोशल मीडिया पर दिखाना? बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने बोला कि लोगों को तेरी ये साइड नहीं पता, लोग सोचते हैं कि तुझे बहुत ईगो है, तू मतलब, मैं ना पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, फिर धीरे धीरे करके जैसे मैंने लोगों को जाना ना, बहुत इंट्रोवर्ट हो गई मैंने हर चीज़ बताना बंद कर दिया। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं मेरे, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो लखन ने वो चीज़ दिखाना स्टार्ट किया। मैं सच बता रही हूँ, मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि अच्छा आपको देख के अब हम भी ये कर रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए। लेकिन वो 1% भी फेक नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ सारे, मैं तो रोती हूँ उनके लिए जब मैं उनको देख लेती हूँ ना कि वो ऐसे घूम रहे हैं। मैंने बहुत एनिमल्स को देखा है कि वो कुछ भी खा रहे हैं। तो और मेरा ये ड्रीम है कि मैं इतनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ कि मैं इंडिया की हर एक सिटी में मेरा एक शेल्टर हो। क्या बात है, बहुत खूब।
मैं ये चाहती हूँ और भगवान ने चाहा तो एक दिन जल्दी पूरा होगा। जिस तरीके से इस मानवीय भाव के साथ आप ये संदेश लोगों में साझा करती हैं, जितने लोग आपको सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्हें एक प्रेरणा ज़रूर मिलेगी कि वो कैसे हमारे स्ट्रीट पे घूम रहे जितने जानवर हैं, जीव जंतु हैं, हम उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक इंसान होने के नाते एक जिम्मेदारी है। और वो जो आप भाव और एक जो संदेश आपने साझा किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हम ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप अपने हर सपने को ज़रूर पूरा करेंगी। थैंक यू सो मच। हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया वाकई एक ऐसा मंच बना है जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है, या वो एक ऐसा मंच दिया है ताकि वो आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें? दोनों चीज़ आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, चाहे लड़के हों चाहे मतलब महिलाएं हों या पुरुष हों, सब लोग आगे बढ़े हैं इससे। बहुत काफ़ी सारे लोग तो बहुत कम एज से ही आगे बढ़ गए हैं इस चीज़ से। तो सोशल मीडिया की बहुत बेकार साइड भी है, लेकिन बहुत अच्छी साइड भी है कि इसने काफ़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है, जैसे कि मैं तो मैं बहुत मतलब आभारी हूँ सोशल मीडिया की। नहीं तो कई बार कई महिलाएं कहती हैं कि हम घर पे रहती हैं, घर पे कुछ 4-5 घंटे हमारे पास अपने लिए होते हैं, हम कुछ कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन हम कंटेंट बनाने के लिए कदम बढ़ाएं, हम कुछ सोचें, ये कितना इजी है, कितना मुश्किल है, ये क्या हमारे लिए लाभप्रद होगा, क्या ये हमें फ़ायदा देगा, क्या ये हमें नाम देगा, कहीं नाम खराब तो नहीं हो जाएगा, क्या हमें लोग पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, बहुत से ख्याल होते हैं। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी अगर वो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहती हैं? कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना काम करना पड़ता है, और क्या कुछ स्टेप्स रहते हैं अगर वो भी एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं? तो मैं ये बोलना चाहूँगी हर एक महिला को जो एक हाउसवाइफ है या जिनको 3 से 4 घंटे भी मिलते हैं, वो इनफ है आपके लिए। आपको बस देखना है कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या कंटेंट बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ही ना कुकिंग बहुत अच्छी होती है तो वो उस पर भी वर्क कर सकते हैं। और क्या चीज़ नहीं आपको देखनी है वो है हेटर्स, ट्रोलर्स। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, पहले वो आपको ट्रोल करने आएंगे ही आएंगे, अरे ये न्यू आई है कोई, तो क्यों बनाया आपने चैनल, हटाओ ये चैनल को, आप कुकिंग अच्छी नहीं करते हो, ये नहीं, आपका बैकग्राउंड, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ, हर किसी के साथ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, उनके सबके साथ हुई है। तो ऐसी चीज़ें फेस हर एक क्रिएटर को करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप उन्हीं को देखते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं बोलूँगी अगर अच्छी, जैसे उसने बोला कि एक अच्छी साइड है एक बुरी साइड है, दोनों साइड है, लेकिन हम एक अच्छी साइड को देखते हुए आगे निकलेंगे। तो आई थिंक अगर आपके पास 1 घंटा भी है ना, वो आपके लिए काफ़ी है। 15 मिनट में वीडियो शूट हो जाती है, 15 मिनट में एडिटिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में तो आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, फिर आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब से कितना काम है, कैसा है, कितना इजी है। फिर आप एक कोई एडिटर हायर करो, उनको रखो, फिर वो आपके लिए काम करेंगे। मैंने तो अपना ऐसे ही स्टार्ट किया था। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे होंगे, उनकी एक शुरुआत होती है कि अभी हम स्ट्रगलर हैं, कुछ समय के बाद उनकी ऐसी वीडियोस आती हैं कि हम बहुत महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, या हम एक बहुत बड़ा घर खरीद रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं। किस तरह से शोकेस होता है ये? क्या वो सच में सोशल मीडिया को एक अर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में दिखाना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा होता है, एक रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ नहीं होती? काफ़ी सारे लोग ना सिर्फ शो ऑफ भी करते हैं, जैसे कि रेंट पे ले ली कार, फिर दिखा दिया और फिर वापस कर दिया, ये लोग भी कर रहे हैं। ये भी ऐसे में आप उन कंटेंट क्रिएटर्स को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आम जनता पर बहुत पड़ता है? हाँ, लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वाह तो बहुत जल्दी कमा लिया उन्होंने, बट वो ऐसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो आप दिख रहा है वो रियलिटी है। तो मैं तो यही बोलूँगी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो, सिंपल सी बात है। तो ये पता कैसे लगाया जाए कि इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, या ये गलत है, या ये फेक है? ऐसे में एक सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर के रूप में आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप जैसे नीतू ने स्ट्रगल किया अपना 19 ईयर्स से, मतलब 2019, 20, 18 से 17 से ये कर रही है, 17 से ये स्टार्ट किया, इसने अब जाके वो चीज़ अर्न की है। तो इतने साल लगते ही हैं। अगर कोई 2-3 महीने में आपको कार लेके दिखा रहा तो वो फेक है, वो आपको खुद ही समझना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं यार इन्होंने 2 महीने वीडियो बनाई और एकदम से इनके पास कार आ गई, तो ये उनको खुद भी थोड़ा समझना चाहिए कि इतना जल्दी कोई कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। क्या लगता है सोशल मीडिया में क्या इतनी अर्निंग होती है कि आप 3 से लेकर 6 महीने में अगर आप कंटिन्यूस वीडियो पोस्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ ऐसा होता है। सोशल मीडिया से बहुत अर्निंग हो सकती है। हर एक प्लेटफॉर्म अलग
पैसा देता है। तो अगर आप हर एक प्लेटफॉर्म में हो, अपना कंटेंट बना रहे हो, डेली बेसिस पर डाल रहे हो, आपने एक टाइमिंग सेट की है कि आपको एक दिन में इतनी वीडियोस डालने हैं, तो बिल्कुल आप कमा सकते हैं। लेकिन एल्गोरिथम को कैसे समझा जाए? वो डिफ़िकल्ट है, वो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर एक टाइम पर आपको समझ आ जाएगा, खुद से ही समझ आ जाएगा। वो आपको अपना ही, अगर आपका जो चैनल है, आप किस चीज़ पर वीडियो में क्या कंटेंट है आपका, वो दिखा रहे हो, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। अब मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि हमने अभी स्टार्ट किया है, आप थोड़ा पुश कर दो। हमारा किसी ने पुश नहीं किया था, सब ज़ीरो से ही। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, हमें पता है हमारी जर्नी कैसी है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि आप थोड़ा पुश कर दो, अरे बहुत नहीं, हमने आज पुश कर दिया, 1 महीने के बाद क्या होगा? तो आपको अपना कंटेंट, अपनी जर्नी खुद से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडियंस जो है वो यही देखेगी कि आपने क्या किया है स्टार्टिंग से। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने किसी का करके हमने पुश कर दिया तो वो आगे बढ़ गए, किसी ने पुश कर दिया वो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनको लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि उनका रियल साइड क्या है, उनका वो स्ट्रगल साइड क्या है। उनको तो पता है कि अरे उनके फ्रेंड थे, उनके रिश्तेदार थे, तो ये हम इनको देख रहे हैं। आपको अपने फॉलोअर्स बनाना बहुत ज़रूरी है, खुद के गेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सक्सेसफुल जिस तरह से हम लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं या किसी पे डिपेंडेंसी रखते हैं, हमें वो नहीं करनी चाहिए। अगर हम शुद्ध और अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग हमें ज़रूर फॉलो करेंगे। ये आप दोनों कहना चाह रहे हैं। हमने थोड़ा घुमा दिया, बट कहना यही चाहते हैं। नीतू, कितना फ़र्क पड़ा शादी के बाद? ज़िंदगी किस तरह से बदली? शादी से पहले की नीतू कैसी कंटेंट क्रिएटर थी, शादी के बाद कितनी बदली, लाइफ कितनी बदली, और कितना इम्पैक्ट पड़ता है शादी के बाद बतौर कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि आप पूरी तरह से उस कंटेंट में होते हो। शादी के बाद अगर एक लाइफ बोली जाए, एक लड़की की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो सोचा भी नहीं होता वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हर एक महिला जो भी मुझे देख रही होंगी उनको पता है कि पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसको हैंडल करते करते 1 साल हो जाता है। अब मुझे 2 साल हो गए शादी, तो मैंने तो हैंडल कर लिया। बट टचवुड मेरी मदर इन लॉ काफ़ी अच्छी हैं, वो खुद भी ड्रेसअप अच्छे से होती है, तो उनको कभी वो नहीं होता कि अरे ये क्यों पहन लिया, ये शॉर्ट क्यों पहन लिया। अच्छी बात ये आपकी मदर इन लॉ खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, नहीं वो समझती हैं। वो तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले भी उनका ऐसा नहीं था। शादी से पहले भी मैं उनको जानती थी, इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे पसंद किया लखन से पहले। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि इतने शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने, चुन्नी लेनी है, सूट पहनना है, साड़ी पहननी है, कभी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला उन्होंने कि ऐसे कपड़े क्यों पहने। वो तो ये चाहती है कि जितना जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पहनो। तो ये भी एक माइंडसेट होना चाहिए हर मदर इन लॉ का, हर एक इन लॉ में, कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल सारी महिलाएं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो सारी इंडिपेंडेंट है मोस्टली। तो वो आई थिंक ऐसी चीज़ें सुन नहीं सकती। बहुत सारा मैंने देखा है कि तो ऐसे में हर कोई रिश्तेदार तो उसे नहीं समझता होगा, तो उसके लिए आपके जो पेरेंट्स या मैं कहूँ कि जो आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हैं, वो कितना सपोर्टिव होते हैं सबको ये कन्विंस करने में कि नहीं, ये जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है? हाँ, पहले लोग बोलते थे कि ये वीडियोस भी बनाता है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का बिजनेस है, और मैंने और लखन ने डिसाइड किया था स्टार्टिंग से कि हम लोग अपना बिल्कुल अलग करेंगे, हमें कुछ नहीं, क्योंकि हमने एक पैसा किसी से नहीं लिया। तो हम लोग ने दोनों ने ही स्क्रैच से स्टार्ट किया है। सीरियसली, हमने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। हम लोग रेंट देते थे, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 25,000 में हमारा रेंट था। घर को चलाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो लखन के पापा मेरे फादर इन लॉ कहते थे नहीं, बिज़नेस में आ जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। तो फिर एक टाइम पर उनको भी पता चला कि इसमें सब कुछ है। अब वो भी कर रहे हैं ये, मतलब उनको भी अच्छा लग रहा है। इससे देखो, पैसा अर्निंग होती है, लेकिन फेम भी मिलता है। लोग आपको जानते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं। ऐसे हमें लोग मिलते हैं, मेरी मदर इन लॉ को भी मिले, मेरे फादर इन लॉ को भी मिले, कि हमें आपसे प्यार है, हमें आपकी हर एक चीज़ से प्यार है। तो वो प्यार इंसान को पैसे ना ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो प्यार रहता है। तो उनको वो चीज़ समझ आई कि प्यार मिलता है ऑडियंस से। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया से आजकल कनेक्टिविटी है लोगों की, तो आप लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो बिल्कुल आपको परिवार की तरह लगता है। लगता ही नहीं है कि कोई आपसे जुदा है, और आप उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल अपनी लाइफ वैसे ही बना देते हैं। अब एक अहम प्रश्न आता है नीतू और पूनम, आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि बदलते हुए समय के साथ अपने आप को बदलना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है कि कब कहाँ हम कैसा कंटेंट सर्व करें। जिस तरीके से कुछ ऐसे हालात देश में आ जाते हैं जब हमारे लिए कई चुनौतियां सामने होती हैं कि हम क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं, चाहे वो कोविड का दौर रहा हो, वॉर टाइमिंग्स हो,
कुछ बॉर्डर पे टेंशन्स हों, ऐसे समय में कई बार हम कोई ऐसा कंटेंट ना दिखाएं कि लोगों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़े। ऐसे में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? सबसे पहले देश है, उसके बाद ही कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसिंग जो भी आपको करना है वो बाद में करो। सबसे पहले देश ही आता है आगे। जो हमारी सरकार कह रही है सबसे पहले हमें वही फॉलो करना चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ। बाकी अगर हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा पोस्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधानी से, हमें हर चीज़ एक पॉइंट पर रख के देखनी चाहिए कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। हमें वो लालच नहीं करना चाहिए कि अभी हमने ये डाल दिया तो हमारे व्यूज़ आ जाएंगे, गालियाँ भी उतनी पड़ेंगी, ये चीज़ ना भूलें। बहुत ट्रोलिंग होती है, तो हर एक चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। और हमें अपनी आर्मी पे ट्रस्ट होना चाहिए। और हमें सबको है कि हम पीसफुली सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? क्योंकि आर्मी फाइट कर रही है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। और जैसे सिचुएशन चल रही है ना, उसको देख के ना, मतलब हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, इसीलिए हम पीसफुली सो पा रहे हैं। अदरवाइज़ पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बस इसी चीज़ का डर रहता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के मोबाइल में एक ऐसी वीडियो वो रिकॉर्ड कर पाते हैं जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो पोस्ट करने से हमारी सेना को कुछ नुकसान हो सकता है और शायद हमारे दुश्मनों को ज़्यादा जानकारी हो सकती है। ऐसे में आप उन सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएटर्स से क्या आप संदेश साझा करना चाहेंगे? किसी ने भी मान लो कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट आगे शेयर कर दिया है तो बस मैं यही बोलूँगी कि हमेशा ये ध्यान रखो कि देश पहले, और हम जो सुरक्षित बैठे हैं इधर वो अपनी इंडियन आर्मी की वजह से बैठे हैं, और हमें उनको हमें पूरी तरह सपोर्ट करना है। हम वैसे नहीं कर सकते, बॉर्डर पे जाके नहीं कर सकते, तो हमें इस साइड से, इस तरीके से हमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें देना चाहिए। बिल्कुल सही बोला इसने। अभी हम लोग भी एक ट्रैवल कर रहे थे तो हमने देखा कितनी सिक्योरिटी बढ़ गई थी। सब ब्लॉग शूट कर रहे हैं, वहाँ पर फ़ोन निकाल के शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें दिखाने की नहीं है, बस समझने की है कि आपको कितना समझ आ रहा है कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि हमें हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोग लेकर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी ये बोला है, कुछ गवर्नमेंट ने कहाँ पर ये बोला, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। आपको समझ आ रहा है अपने तक रखो, क्यों आप आगे अपने पेज पर दिखा रहे हो एक नेगेटिव चीज से ऊपर कहीं ना कहीं गाइडलाइंस और सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल, और वो वीडियो भी ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब इतना पावरफुल है कि वो आपकी एक तो चैनल भी हटा सकता है और वीडियो भी ब्लॉक कर सकता है। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स का भी देखा है, जो पहलगाम में हुआ, बिल्कुल, उसके बाद बहुत लोगों ने ना अपनी पुरानी वीडियो शेयर करी तो यूट्यूब ने वो कंटेंट ही उड़ा दिया, उनकी वीडियो ही हटा दी। तो ये चीज़ गलत है। जो चीज़ें अपने तक रखो। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ जानकारी देना चाहते हो, किसी को बोलना चाहते हो कि आप ये ना करो, तो वो अपने माध्यम से दो ना, क्यों दूसरों को दिखा के दे रहे हो? जी, हमें ऐसी स्थिति में मौका परस्ती को छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है मौके का फ़ायदा उठाकर सिर्फ अपना कंटेंट उठाने की नहीं सोचना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के लिए भी, और हम सबको संजीदगी के साथ ऐसे में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत छोटे छोटे सवाल रहेंगे मेरे अभी, लेकिन वो दोनों आप दोनों से जुड़े हैं, तो आप दोनों में से कोई भी इस बात का जवाब दे सकता है। आप दोनों में से ज़्यादा शरारती कौन है? नीतू। मैं सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए। सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप दोनों में ज़्यादा पढ़ाई कौन करता है? मैंने बोला ना, मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जी। ज़्यादा बातूनी कौन है? बातूनी नीतू ही है। एक्चुअली हम दोनों बहुत बातें करते हैं, तो मैं बोलूँगी दोनों ही। हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो नंद भाभी में आपको लगता होगा लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारी बॉन्डिंग वैसे बहुत अच्छी है। टचवुड। आप दोनों में से ज़्यादा फूडी कौन है? जंक फूड मैं बहुत खाती हूँ, जो कि नहीं खाना चाहिए, प्लीज़ मत खाएं। अच्छा, ये बताइए, टर्निंग मोमेंट ऑफ लाइफ क्या रहेगा आपका? जब मैंने अपनी जॉब ऐसे टाइम पे छोड़ी जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं यूट्यूब की तरफ गई, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। टर्निंग पॉइंट जब मैं अपने हस्बैंड से मिली, तब मेरा टर्निंग पॉइंट था। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? जब मेरे 1 मिलियन हुए थे यूट्यूब पे, वो था मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट। नीतू का हैप्पीएस्ट? व्हेन आई गॉट माय डायमंड बटन। यूट्यूब का डायमंड बटन मिलता है ना, 10 मिलियन पे। 10 मिलियन, तो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। जिंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला मोमेंट कौन सा था? बहुत सारे हैं। फादर की डेथ हो, या मेरी दादी है, मेरी मतलब हमारी ग्रैंड मदर की डेथ हो, या अभी जब मैंने यूपीएससी नहीं क्लियर किया, मतलब मेरे तो बहुत सारे हैं। तो ये 3 मेरे बहुत बेकार मोमेंट थे लाइफ के। नीतू? मेरा तो मेरी दादी को छोड़ के जाना, मतलब मेरी दादी जब चली गई तो सबसे सैड मेरे लिए वही था। क्योंकि आपकी दादी ने ही बेसिकली आपको जो सबसे ज़्यादा प्यार दिया, पाला, पिताजी मेरी मम्मी 6 महीने तक लंदन में थी, 6 महीने तक लंदन में जॉब कर रही थी मम्मी ने, तो मेरी दादी ने ही सब कुछ देखा। 6 महीने मैंने उनका वो देखा फेस, मेरी मम्मी की जगह ले ली थी उन्होंने। तो मैं अपनी दादी से, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं अपनी दादी से प्यार करती हूँ। आई विश मैं उनसे एक बार मिल पाऊँ। बस मैं यही प्रे करती हूँ, हर सुबह और शाम को ना मैं अपनी दादी और पापा को याद करती हूँ।
नीतू, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? मेरी ज़िंदगी का एक बोलूँ तो थोड़ा वो रह जाएगा। तो मेरी ज़िंदगी में एक, पहले तो मेरी सबसे पहली तो मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, चाहे मैं कितनी भी मैंने गलतियाँ की हों, कुछ भी किया हो। उसके बाद मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, मतलब आई थिंक ये तीनों ना होना तो मैं, पता नहीं होता ना, क्योंकि मेरी मम्मी थी, ये मेरी हमेशा सेकंड मदर रही है हमेशा। जैसे मैंने बताया, So sweet. मम्मी को बोलना कि अरे जाने दो, अरे करने दो, वो कर रही है अपनी। इन दोनों के बाद जब मेरी शादी हुई, मैं लखन से मिली, लखन ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना कभी कि यार ये नहीं काम कर रहा, ये नहीं काम कर रहा, तो लखन ही है जो मुझे बोलता है कि नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम अपनी मम्मी को नहीं बता सकते, अपनी बहन को नहीं बता सकते। तो आई थिंक इन दोनों के बाद लखन है जो, मतलब एक अच्छे हस्बैंड का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अभी मैं जो भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। और आई थिंक #लखनीत। लखन की मतलब एक बात है, लखन की एक बात है, वो कहता है अगर नहीं चल रहा ना तो आप 10 बार करके देखो, फिर नहीं चल रहा तो फिर देखेंगे, लेकिन आप 10 बार ट्राई तो करो। उसका ये पॉजिटिव बहुत है उसका। हम दोनों को बहुत पॉजिटिव। आपका सपोर्टर कौन है? मेरे सपोर्टर सबसे, मतलब मम्मी तो पीछे हैं ही, बट मेरी सपोर्टर सबसे बड़ी नीतू है, क्योंकि इसने मुझे पुश करती है। मतलब इसको लगता है मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, तो ये मुझे पुश करती रहती है कि दीदी ये कर, तू कर नहीं रही है। तो मतलब अगर वैसा देखा जाए, मतलब कुछ भी हटा के देखा जाए, तो नीतू है मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर। एक चेहरा जो पूनम के चेहरे पर मुस्कान ला देता है? मम्मी का। नीतू? एक चेहरा जिसे देखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती हो? मेरा पेट है ब्राउनी। अच्छा, मैं आप दोनों को एक एक इरेजर दूंगी और मैं पेंसिल से आपकी पूरी लाइफ लिख देती हूँ। आप कौन सा मोमेंट इरेज करना चाहेंगी? जब मैंने अपनी थोड़ा बहुत एक्टिंग छोड़ के मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया, मैं वो बिल्कुल इरेज करना चाहूँगी अपनी लाइफ से। नहीं, मैंने तो हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है, तो मैं तो कुछ भी इरेज नहीं करना चाहती। हाँ, एक चीज़ है कि मैं अपने दादी को और मेरे पापा को वापस ला सकती, तो मैं उसको उस डेट को इरेज कर दूँगी। बाकी तो मैंने हर एक जगह कुछ ना कुछ सीखा ही है। बिल्कुल। नीतू और पूनम छोटी सी हैं, हाथ पकड़कर एक साथ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में घूम रही हैं। शायद यही आपका बचपन था। आज उस बचपन को जब मुड़कर देखती हैं और आज आप दोनों यहाँ बैठी हैं, ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल कर चुकी हैं, उन दो छोटी छोटी बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? उनकी ज़िंदगी आगे कैसी हो? या मैं कहूँ कि आप दोनों जैसी कई छोटी बच्चियाँ होंगी जो आपको देखकर सोच रही होंगी हमें भी बिल्कुल आपके जैसा बनना है। आप उनको क्या बोलना चाहेंगी? मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी, बस बढ़ते रहो आगे, पीछे मुड़ के देखो ही मत। जो हुआ वो हो गया, बस आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बस मैं तो यही बोलूँगी, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब लाइफ में बहुत कुछ है अभी। अब हमें उस टाइम पे लगता है ना, उस मोमेंट में, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन लाइफ में आगे बहुत कुछ है। तो आगे बहुत कुछ है, तो अब अगला इरादा क्या है? व्हाट नेक्स्ट? गेटिंग मैरिड सून आई थिंक। नीतू? मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि मैं एक चीज़ नहीं में हर डिफरेंट, अभी मैंने गेमिंग स्टार्ट किया है, तो अभी मेरा गेमिंग है। नंबर 1 गेमर बनना है मुझे इंडिया का। अच्छा, जब इन्फ्लुएंसर से प्रधानमंत्री मिले, आप लोग भी शामिल थे जी, वो मोमेंट कैसा था? क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ आप एक जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर भी हैं। ये जो मोबाइल के बटन्स हैं, चाहे वो लाइक हो, चाहे शेयर हो, चाहे सब्सक्राइब हो या फिर फॉलो हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर्स है। आज 2 महिला जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ हैं। कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल देते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा से आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए प्रमोट करते हैं कि आप हमेशा अपना कुछ कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप लोगों की मुलाकात हुई, आप लोग वहाँ गए, वो मोमेंट कैसा था? कितना लाइफ टर्निंग, कितना लाइफ चेंजिंग था? क्योंकि आप भी एक जाने माने क्रिएटर हैं इस पूरी दुनिया में। पहले तो मुझे अभी तक बिलीव नहीं हुआ कि मैं उनसे मिली हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं कुछ ऐसा बड़ा करूँ कि मुझे लोग जाने और मैं पीएम सर से, मतलब मोदी जी से मिल पाऊँ। वो सपना पूरा हुआ तो मेरे लिए अभी भी मेरे को ऐसा लगता है वो ड्रीम है, वो हुआ ही नहीं, मतलब सपना ही चल रहा है वो मेरा। तो मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं वही चीज़ चाहती थी कि जब अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ तो वो कंटेंट वहाँ तक भी जाए और उनको भी पसंद आए। इसलिए वो हमें इनवाइट करे अपने शो में या इनवाइट करे किसी भी जगह में, ऐसी जगह में, तो उन्होंने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, हम हमेशा से कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है
और इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में रंग भरने वाली महिलाएं ही होती हैं, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट होती है ज़िंदगी। अगर महिलाओं के साथ जुड़ा कोई रिश्ता ना हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो। आपने बहुत से रिश्ते जिए भी हैं और बहुत सी ज़िंदगियों में रंग भरा भी है। इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी, नेवर गिव अप, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को खुश कर सकते हो, आप ही हो जो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि नहीं मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे इसकी, नहीं, आप अकेले काफ़ी हो। भगवान ने आपको इस धरती पर, भगवान जी लेकर आए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो। तो बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी। मेरा संदेश जो है वो यही है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो 100% कर सकते हो, क्योंकि मैं इतने गंदे मतलब डाउनफॉल में थी अपनी ज़िंदगी के, तो मैं अगर वहाँ से उठ के यहाँ तक आ सकती हूँ तो आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको पॉजिटिव माइंड के साथ चलना है, जो कि मैंने बहुत लेट सीखा अपनी लाइफ में, पर मैंने सीख लिया है, तो वो चीज़ आपको भी करनी है और आप बहुत आगे जाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बहुत अच्छा कंटेंट बनाएंगे और आप पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह जोड़े रखेंगे और ये खूबसूरत संदेश देते रहेंगे कि ज़िंदगी खूबसूरत है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना आसमां में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यही कहना चाहूँगी कि बहनों की ये जोड़ी प्रेरणा की मिसाल बनी, जिनकी मेहनत ने हर मुश्किल राह को आसान किया। नीतू और पूनम ने दिखाया ये कारवां कि विश्वास और जुनून से मिलता है अपना आसमां। अपना आसमां के मंच से आज यही संदेश जाता है कि हर लड़की में है ताकत, बस उड़ान भरने का हौसला चाहिए। तो अपने हौसले के पंख फैलाइए और इस आसमान में उड़ जाइए। और इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।